नमस्कार, महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बीएसपी की नई लिस्ट जारी हो गई है। 53 प्रत्याशियों की लिस्ट बीएसपी ने जारी कर दी है। एक बार और नई लिस्ट बीएसपी ने जारी कर दी है। इसमें 53 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। कई बड़े चेहरे भी इसमें शामिल किए गए हैं। 53 प्रत्याशियों की लिस्ट बीएसपी ने जारी कर दी है। इसका काफी लंबे समय से इंतजार था नई लिस्ट का, और आखिरकार बीएसपी ने अपनी नई लिस्ट जारी की। 53 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है बीएसपी ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी ने नई लिस्ट जारी की। 53 प्रत्याशियों का नामों का ऐलान कर दिया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर पहली लिस्ट जारी की थी और आज नई लिस्ट जारी हो चुकी है। 53 प्रत्याशियों की लिस्ट है ये। निघासन से मनमोहन मौर्य को प्रत्याशी बनाया गया। गोला गोकर्ण नाथ से शिखा वर्मा को प्रत्याशी। श्रीनगर से मीरा बानो को टिकट दिया है। धौरहरा से आनंद मोहन त्रिवेदी को टिकट दिया गया है। ये तमाम वो नाम हैं जो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। चौथे चरण के लिए बीएसपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। पीलीभीत की बीसलपुर से अनीस खान को प्रत्याशी बनाया गया है। लखीमपुर की पलिया से जाकिर हुसैन को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। निघासन से मनमोहन मौर्य को टिकट दिया गया है, तो वहीं गोला गोकर्ण नाथ से शिखा वर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। श्रीनगर जो एससी सीट है, यहां से मीरा बानो को टिकट दे दिया है। मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। इसमें कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं शबाब? और देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी की चौथे चरण की सूची है। 53 कैंडिडेट को इसमें टिकट का उम्मीदवार बना दिया गया है। इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश में जो टिकटों को लेकर के जो नामों का ऐलान है उसको कर दिया गया है। इनमें सबसे खास बात यह है कि लखनऊ की जो सीटें हैं उन पर कैंडिडेट के नाम का अनाउंस कर दिया गया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको टिकट दिया गया है। चूंकि चौथे चरण के नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है, इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी चौथे चरण के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करके चीजों को क्लियर कर दिया है। प्रत्याशी जो हैं वो अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए मौके पर माहौल बना सकेंगे, नामांकन कर सकेंगे और उसके बाद चुनावी मैदान में उतर सकेंगे। तो बीएसपी ने भी जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इसमें लिस्ट में नामों का ऐलान किया है क्या? बिल्कुल। देखिए, जो नामों का ऐलान हुआ है उस पर बहुत गहन मंथन हुआ है। बसपा हमेशा से ही बहुत पीसफुल काम करती है, बहुत सुकून से काम करती है। उसमें बहुत ज्यादा प्रत्याशियों के नामों को लेकर के हबड़ तबड़ नहीं रहती, यानी कि बहुत ही सुकून से कैंडिडेट के नामों का चयन होता है। सारे जातिगत समीकरण पर फोकस किया जाता है, सभी तरीके से चीजों को देखा बनाया जाता है। इसलिए जो है वो मामला जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है बसपा के नामों को लेकर के। और बसपा के नामों के ऐलान के साथ ही अब प्रत्याशी जो हैं वो काम कर सकेंगे अपने अपने क्षेत्र में। शबाब, जैसे कांग्रेस और बीजेपी में बगावत नजर आई है, वैसे क्या बसपा को भी डर है बगावत का, बागियों का? देखिए, बसपा में ये जो मेंटल लेवल होता है ये बिल्कुल शून्य होता है। यहाँ पर प्रत्याशी बगावत नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मायावती का ही प्रभाव रहता है टिकटों के बंटवारे में और सारी चीजों में। तो ये जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि दूसरी राजनीतिक पार्टियों में कई कई प्रत्याशी शुरू से ही माहौल बनाते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का पैटर्न जो है वो बिल्कुल अलग रहता है। जो कैंडिडेट है वो 1 to 1 मायावती से बात करता है, मायावती ही चीजों पर फाइनल डिसीजन लेती हैं। इसलिए यहाँ पर बगावत जैसी या किसी भी तरीके की जो दूसरी चीजें हैं उन पर काम नहीं हो पाता, यानी कि प्रत्याशी जो है वो बगावती सुर जो है वो नहीं रख पाते हैं। मायावती ने जिसका टिकट फाइनल कर दिया वही प्रत्याशी फाइनली चुनाव लड़ता है। हालांकि अभी 53 सीटों का ऐलान हुआ है, इनमें कुछ सीटें छोड़ दी गई हैं। बसपा का ये दूसरा पैटर्न रहता है कि कुछ प्रत्याशियों के नाम हमेशा हर लिस्ट में छोड़ दिए जाते हैं और उसके बाद एक अमेंडमेंट लिस्ट जारी होती है जिनमें कुछ बचे हुए नाम होते हैं और कुछ सीटों पर बदलाव किया जाता है। ये पहली सीट पहले लिस्ट में भी देखने को मिला, दूसरी लिस्ट में भी देखने को मिला, तीसरी जो कल लिस्ट जारी हुई थी उसमें भी कुछ प्रत्याशी छोड़ दिए गए थे और आज चौथी लिस्ट जो जारी हुई इसमें भी कुछ प्रत्याशी छोड़ दिए गए हैं। अब मायावती की तरफ से एक अमेंडमेंट लिस्ट आएगी बची हुई सीटों पर और कुछ सीटों के बदलाव पर। जो प्रत्याशी कहा यह जा रहा है शबाब की बीएसपी बहुत धीमी पड़ गई है, देखने में भी आ रहा है प्रचार प्रसार में उतनी तेजी नजर नहीं आ रही।
और देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ, मायावती और बसपा का पैटर्न दूसरी राजनीतिक पार्टियों से बिल्कुल अलग है। हालांकि प्रचार में मायावती जुटेंगी, ये बात बार बार पूछी गई, कही गई, और बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड पर सतीश चंद्र मिश्रा के मार्फत काम कर रही है। सीटों के लिए बहुत मेहनत की गई, जितनी भी रिजर्व सीटें हैं उन पर सतीश चंद्र मिश्रा ने जोर शोर तरीके से प्रचार प्रसार किया। मायावती ने भी बागडोर संभाली और 2 फरवरी से मायावती जो है वो अपने प्रचार अभियान पर निकलेंगी। पहली जनसभा जो है वो आगरा में उनकी डिसाइड हुई है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत इन तमाम चीजों को किया जाएगा, और बसपा जो है उसका काम करने का तौर तरीका थोड़ा राजनीतिक पार्टियों से इतर रहता है। और जो अभी बीएसपी ने नई लिस्ट अपनी जारी की है, उसमें कोई ऐसा चेहरा या कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो विवादों में रहा हो? देखिए अभी लिस्ट पर पूरा ब्रीफ में थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा कि किन किन प्रत्याशियों को किस तरीके से मौका दिया गया है। लेकिन मैं बार बार जो बात कह रहा हूं कि नामों के चयन को लेकर के बसपा हमेशा ही बहुत सेंसिटिव रहती है। वहां पर बगावत के आसार शून्य होते हैं। चीजों को लेकर के मायावती बहुत फोकस्ड काम करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको मौका मिला है। लखनऊ के ही कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब मायावती के लिए भी राजनीतिक जीने मरने की स्थिति हो और वैसे में नए प्रत्याशियों को मौका दिया जाए, ये अपने आप में बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में बसपा के जो सिटिंग विधायक हैं उन्होंने पार्टी को छोड़ा है और उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट भी दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जो कल लिस्ट आई थी उसमें बहुत ऐसे बसपा के चेहरे थे जो बसपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और उनको अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। तो बहुजन समाज पार्टी के पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है काम करने का, एक बड़ा मौका है। तो देखिए जितने प्रत्याशियों के नामों का चयन है, जितने नामों को मौका दिया गया है, वो निश्चित तौर पर आप चौथे चरण में नामांकन कर सकेंगे। और बसपा जो आगामी विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है, उसके कैंडिडेट जो हैं वो क्या गुल खिला पाते हैं, क्या असर छोड़ पाते हैं, ये 10 मार्च को देखने को मिलेगा। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीएसपी ने अपनी नई लिस्ट जारी कर दी है, तो वही रणदीप सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, चलिए सुनवाते हैं। 1 साल बाद नहीं करेंगे, तो इसलिए 1 रैंक 1 पेंशन को 1 रैंक 5 पेंशन बना दिया। तीसरा पहलू, हम सब जानते हैं कि जो हमारे पूर्व सैनिक भाई बहन हैं उनकी सबसे बड़ी तकलीफ है ईसीएचएस। ईसीएचएस की जो सेवाएं हैं, जिससे वो सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद अपना इलाज करवाते हैं, वो उनकी सबसे बड़ी एक सुविधा है। मोदी सरकार ने उसका बजट भी काट दिया और उसका नतीजा ये है कि हमारे जो पूर्व सैनिक भाई बहन हैं, खासतौर से जो हमारे भाई हैं, उनका इम्पैनल्ड अस्पताल, कुछ हैं जो खुद के फौज के अस्पताल हैं, कुछ इम्पैनल्ड हैं, ज्यादातर इम्पैनल्ड हैं, अब उनको वहां से इलाज नहीं हो रहा, क्योंकि इम्पैनल्ड अस्पताल ये कहते हैं कि भैया हमारा पैसा ही नहीं दिया। फोर्टिस हैं, ये हैं, दूसरे हैं, इस तरह के सब अस्पताल अब बाहर चले गए। मैं एक छोटा सा चार्ट आपको यहां दे रहा हूं, ये वो चार्ट है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग रुचिकर बात है, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, कुछ भी झूठ बोलता है। 2019-20 में ईसीएचएस ने पैसा मांगा, 6,872 करोड़ मांगा, मिला 4,872 करोड़, यानी कितना कम हो गया? 1,909 करोड़ रुपया काट लिया साहब। तो ये पैसा कहां गया? स्वाभाविक तौर से फौजी को नहीं मिलेगा। 2020-21 में ईसीएचएस ने पैसा मांगा 6,054 करोड़, मिला 5,352 करोड़, 702 करोड़ काट लिया। 21-22 जो मौजूदा साल है वो सबसे रुचिकर है, इसलिए उसी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अब देखिए 19-20 में तो 6,781 करोड़ मांगा था, अब उन्होंने कहा मिल ही नहीं रहा तो मांगा भी कम, 5,643 करोड़ रुपया मांगा, और बीजेपी ने दिया कितना? 3,332 करोड़, यानी 2,311 करोड़ रुपया ईसीएचएस की मांग से चालू साल में कम पैसा दिया। तो भैया पैसा ही नहीं दोगे तो कोई सैनिक का इलाज कौन करेगा? इस प्रकार से सैनिकों पर प्रहार है। चौथा, किसी भी सैनिक को, और उत्तराखंड में आप जानते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हम लगभग तीनों, और राजस्थान, हम चारों प्रांत मिलाकर 65-70% फौजी देते हैं, ये चारों प्रांत देश के।
सीएसडी कैंटीन बड़ी महत्वपूर्ण है। सीएसडी कैंटीन के बारे में तो भाजपा ने पाप किया है। वो पाप 2-3 तरह का है। एक तो ये कह दिया 10,000 रुपया से ज्यादा का सामान ही नहीं खरीद सकते। कांग्रेस के समय में कोई सीमा नहीं थी। क्यों, फौजी कोई बाहर बेचकर आएगा क्या? फौजी अपने इस्तेमाल के लिए करता है। तो उस पर आपने 10,000 रुपये महीने की सीमा लगा दी। अब 10,000 से ज्यादा का सामान नहीं खरीद सकता फौजी या उसका परिवार। दूसरी बड़ी अजीबोगरीब है, वो कैंटीन से कार खरीद लेता था साहब। उसने कौन सी मर्सिडीज कार खरीदनी है, ना वो मिलती। उसने कोई क्रेटा खरीद लेनी है, मारुति 800 खरीद लेनी है, इस तरह की गाड़ियां वो खरीदते हैं। ये कह दिया मोदी जी ने कि फौजी जो हैं वो अपने पूरे करियर में एक कार खरीद पाएंगे, दूसरी नहीं खरीद सकते। और फौज में भर्ती होने के 10 साल तक कोई कार नहीं खरीद पाओगे। क्यों साहब? नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल में 5वीं कार बदली है। तो प्रधानमंत्री 5 कार ले सकता है, वो भी 100 करोड़ की। फौजी 1 ले सकता है, वो भी पूरी जिंदगी में। क्यों? ये क्या है तरीका? कभी वो ले लेते हैं, वो क्या है, लैंड क्रूजर, कभी वो ले लेते हैं 7 सीरीज BMW। अब उन्होंने खरीदी है 82 करोड़ की मेबैक मर्सिडीज। तो प्रधानमंत्री तो 7 साल में 3-3, 4-4, 5 कार खरीदता है। फौजी एक 800 सीसी के इंजन की एक खरीदेगा। क्यों? और एक और शर्त लगा दी, रिटायरमेंट के बाद भी बोला जब तक मरोगे नहीं एक ही कार और खरीद सकते। और उसका इंजन भी कमाल देखिए, 1800 सीसी से कम का होना चाहिए। कहीं बड़ी कार ना खरीद ले फौजी, अच्छी जिंदगी ना जी ले। ये है भारतीय जनता पार्टी। आपको ये मालूम है, उत्तराखंड में, पंजाब, हरियाणा, 3 प्रांतों का तो मुझे पता है क्योंकि हमने सरकारें भी चलाई। यहां वैट नहीं लगता था जब हम जीएसटी नहीं था। हमने हमारे फौजी भाइयों के लिए, उनके परिवारों के लिए, हमारी बहनों के लिए, फौजी विधवाओं के लिए ये एग्जम्प्ट किया हुआ था। मोदी जी ने 2017 में जब जीएसटी लाए तो कह दिया आधा वैट, 50% वैट भी देना पड़ेगा। अब सारी चीजों पर 50% जीएसटी लगता है। यह है धोखा। 5वां हिस्सा देखिए, मोदी सरकार एक ऐसी निर्दयी, निर्मम, नाकारा, निकम्मी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जिसने अगर फौज से डिसेबिलिटी में कोई आए, मैं भारत मां के लिए कुर्बानी देकर आया, किसी का पांव उड़ गया, कश्मीर के अंदर हर रोज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस लगती। तो उधर अमित शाह रुद्रप्रयाग पहुंचे हुए हैं, आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर मंदिर पहुंचे हुए हैं अमित शाह और पूजा अर्चना यहाँ पर चल रही है। पूजा करने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और शुरू हो जाएगा उनका डोर टू डोर कैंपेन। मिशन देवभूमि पर निकल पड़े हैं अमित शाह। आज रुद्रप्रयाग पहुंचे हुए हैं, कल देवबंद जाएंगे, लेकिन कैंपेन की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ। मंदिर पहुंचे हैं अमित शाह रुद्रप्रयाग में और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिसके बाद ही जनसंपर्क अभियान में जुट जाएंगे। तस्वीरें सीधा मंदिर से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पूजा अर्चना में जुटे हैं अमित शाह, जिसके बाद वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी मिलेंगे, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मिलेंगे, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ भी मुलाकात होगी। आज से अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो जाएगा उत्तराखंड में और यहाँ पर तमाम समुदायों को साधने की कोशिश होगी, लेकिन जिस तरह से परंपरा रही है उसी परंपरा को निभाते हुए अमित शाह सबसे पहले मंदिर पहुंचे हैं। पूजा अर्चना करने के बाद डोर टू डोर कैंपेन पर निकल जाएंगे, लोगों के साथ मुलाकात करेंगे और प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। रुद्रनाथ मंदिर से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उनके कार्यक्रम का पहला हिस्सा था रुद्रनाथ मंदिर में पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना करने का। पूजा करने पहुंचे हैं अमित शाह, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और फिर शुरू हो जाएगा जनसंपर्क अभियान। प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे।
आज रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। कल उनका देवबंद जाने का भी कार्यक्रम है, जहां पर जनसंपर्क अभियान किया जाएगा और लोगों के साथ मुलाकात की जाएगी। आज न सिर्फ स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मुलाकात होगी, बल्कि पूर्व सैनिकों के साथ भी उनकी बैठक होनी है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर मंथन किया जा सकता है, चर्चा हो सकती है। उनकी मांगों को सुनेंगे अमित शाह और उन्हें ये भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग में रुद्रनाथ मंदिर से, जहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के स्टार प्रचारक जमीन पर उतर आए हैं और लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। भगवते श्री शाम सदाशिवाय नमः। वस्त्रोप वस्त्रं समर्पयामि, उपवस्त्रान्ते उपवस्त्रं समर्पयामि। ओम गन्धान्ते गन्धम्, ओम त्वां गन्धर्वा अकनुस्तामिन्द्रस्तां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान्यक्षमादमुचिता गन्धं समर्पयामि। अक्षतान्ते अक्षताम्, ओम अक्षता सहस्रश्लिष्टा कुङ्कुमाता सुधोविता मया निवेदिता भक्ता ग्रहण परमेश्वर अक्षतं समर्पयामि। अक्षतान्ते पुष्पमालाम्, ओम ओखदेः प्रतिमोदत्वं कुखवतेः परशुवर्यस्वा सजित्वरिर्वेरुदः पारष्णवः पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमालान्ते बिल्वपत्रम्, ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं। उत्तराखंड को देवताओं की भूमि कहा जाता है और देवभूमि में पहुंचे हैं अमित शाह चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए। मिशन देवभूमि पर पहुंचते ही सबसे पहले वो रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं और यहां पर रुद्रनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद मिशन उत्तराखंड पर निकल जाएंगे, जनसंपर्क अभियान करेंगे और तमाम समुदायों के साथ बातचीत करेंगे। आपको बता दें, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ बात करेंगे, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ भी अमित शाह मिलेंगे और पूर्व सैनिकों के साथ भी उनकी अहम बैठक होनी है। इसमें तमाम मुद्दों को लेकर मंथन किया जाएगा। इससे पहले ही आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पूर्व सैनिकों के मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब अमित शाह पूर्व सैनिकों के साथ मुलाकात करेंगे और उम्मीद यही जताई जा रही है कि उन्हें तमाम आश्वासन अमित शाह दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों के दौरे के बाद अब उत्तराखंड पहुंच चुके हैं अमित शाह और यहां पर सबसे पहले शुरुआत रुद्रप्रयाग से रुद्रनाथ मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके बाद उनका डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो जाएगा। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और लोगों के साथ बातचीत करेंगे। आज 4 बजे तक रुद्रप्रयाग में ही रहने वाले हैं अमित शाह। उनका 11 बजे से ही कार्यक्रम शुरू हो गया है और 4 बजे तक यहीं रहेंगे और लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, घर घर जाएंगे और यहाँ पर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। भागने का पूजा खत्म होने वाली। रुद्रप्रयाग में रुद्रनाथ मंदिर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कहीं भी अमित शाह जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए तो शुरुआत मंदिर में पूजा अर्चना के साथ होती है और इसी परंपरा को निभाया उन्होंने। उत्तराखंड में भी देवभूमि पहुंचे, रुद्रप्रयाग पहुंचे और रुद्रनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। अब पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिसके बाद भोजन करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, जिसके बाद तमाम समुदायों के साथ उनकी बैठक होनी है। कई विषयों पर चर्चा होगी। अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे अमित शाह। पूर्व सैनिकों के साथ भी उनकी बैठक होनी है। कल उनका देवबंद जाने का प्रोग्राम है। कोटा गांव पहुंचेंगे, वहां पर भी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रुद्रनाथ मंदिर से, जहां पर पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं अमित शाह। एक लंबा वक्त अमित शाह ने संतों के साथ गुजारा है, कई साल वो संतों के साथ रहे और जब भी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं शुरुआत होती है मंदिर में पूजा अर्चना के साथ। तस्वीरें आपके सामने हैं। मिशन देवभूमि पर निकल पड़े हैं अमित शाह। रुद्रनाथ मंदिर से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से निकलेंगे तो जनसंपर्क अभियान उनका शुरू हो जाएगा। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, उन्हें जीत का मंत्र देंगे और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। रुद्रप्रयाग के बाजार में जाएंगे, वहां पर
डोर टू डोर जाकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उनका जोरदार स्वागत किया गया जब वो देवभूमि पहुंचे। तमाम बीजेपी नेता और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे उनके स्वागत के लिए। उनका उत्तराखंड का दौरा शुरू हो चुका है आज से। आज रुद्रप्रयाग में है, कल देवबंद में रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों का दौरा करने के बाद और लोगों के साथ संवाद करने के बाद, प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के बाद उत्तराखंड की बारी है। अब उत्तराखंड पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। सुबह से ही तमाम अपडेट्स आपको बता रहे हैं, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग से। यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा और उसके बाद रुद्रप्रयाग में रुद्रनाथ मंदिर पहुंचे यहां पर पूजा करने के लिए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने रुद्रप्रयाग के रुद्रनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा की और इसके बाद निकल पड़े हैं मिशन देवभूमि के लिए। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता नेता उनके साथ रहेंगे। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जाएगा क्योंकि इस बार रैलियों पर रोक लगा दी है। ऐसे में पहाड़ को साधना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि डिजिटली पहाड़ के लोगों से जुड़ना मुश्किल रहता है। ऐसे में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को सामने लाया, स्टार प्रचारकों को जमीनी स्तर पर भेज रहे हैं और इसी के चलते अमित शाह रुद्रप्रयाग पहुंचे हुए हैं। यहां पर ना सिर्फ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे लेकिन जो समुदाय छूट रहे हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे। इनमें अनुसूचित जाति के लोग शामिल हैं, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं हैं और पूर्व सैनिक हैं जिनके साथ संवाद किया जाएगा। उनके मुद्दों को सुना जाएगा, उनकी मुश्किलों को हल करने की कोशिश की जाएगी और आश्वासन भी देंगे अमित शाह। उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब एक नेता आपके साथ मौजूद रहता है तो अलग ही जोश मिलता है कार्यकर्ताओं को और चुनाव प्रचार प्रसार में भी मदद मिलेगी। जीत का मंत्र देंगे अमित शाह। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है गृह मंत्री अमित शाह का। बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। और बीजेपी को इस स्तर पर लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है और इसी के चलते स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम टॉप पर रहता है। उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। यहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अमित शाह हर गली हर मोहल्ले में जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग पहुंचे हुए हैं। जनसंपर्क अभियान से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और निकल पड़े मिशन देवभूमि के लिए। लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रुद्रनाथ मंदिर से जहां पहुंचे थे अमित शाह और पूजा अर्चना उन्होंने की पूरे विधि विधान के साथ। उसके बाद निकल पड़े जनसंपर्क के लिए। बयान